बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज सामाजिक चिंतन में मैं कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में और उनके पद्धति शास्त्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम ये जान चुके हैं कि कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी भौतिकवादी विचारक थे जो ये चाहते थे कि समाज ऐसा हो जिनमें कि सभी वर्गों के बीच समानता हो और पूंजीपति वर्ग का आधिपत्य या एकाधिकार उत्पादन की प्रक्रिया पर ना हो, उसमें मजदूरों को भी वही अधिकार हो, मजदूरों को वही अधिकार हो जो पूंजीपतियों के होते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र 1848 में वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की विवेचना विशेष रूप से की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो निश्चित रूप से कार्ल मार्क्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो कार्ल मार्क्स के मौलिक चिंतन से हमको परिचित कराती है कि उनके जो विचार थे वो किस प्रकार के थे। कार्ल मार्क्स ने यूँ तो बहुत सारे सिद्धांत दिए और उनके विचार अपने आप में मौलिक हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उनके जो पूंजीपति और मजदूर वर्ग संबंधी जो विचार हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इनका उल्लेख कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मिलता है। आपने संसार को ये कहकर चौंका दिया कि आज तक अस्तित्व में जो समाज है उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि आपने ये माना कि जब से संसार में या जब से संसार का इतिहास शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी युग हुए हैं और जितने भी समाज हैं उन सभी युगों में सभी समाजों में वर्ग संघर्ष रहा है। स्वतंत्र मनुष्य और दास, पेटिशियन और प्लेबेपन, सामंत, प्रभु और भूदास, शिल्प संघ का उस्ताद और कारीगर और मजदूर कारीगर, उत्पीड़क और उत्पीड़ित, जिसे हम शोषक और शोषित भी कह सकते हैं, बराबर एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। हम इतिहास के किसी भी युग को उठा के देखें, किसी भी समाज को उठा के देखें, निश्चित रूप से इतिहास के प्रत्येक युग में प्रत्येक समाज में शोषक और शोषित दो वर्ग हमेशा से रहे हैं और जिनके बीच आपस में विरोध रहा है। इस लड़ाई का अंत हर बार या तो पूरे समाज के क्रांतिकारी पुनर्गठन में या संघर्षरत वर्गों की बर्बादी में हुआ है। तो कार्ल मार्क्स के ये विचार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिए गए हैं जो निश्चित रूप से उनके समस्त चिंतन को, समस्त भौतिकवादी चिंतन को समझने में हमारी मदद करते हैं। कार्ल मार्क्स यूँ तो अपने प्रत्येक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से वो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए विख्यात हैं, क्योंकि मार्क्स ने समाज के इतिहास का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर अध्ययन किया है और आपने ये विचार हीगल के द्वंद्ववाद से प्रेरित होकर के दिए हैं। जैसा हम जानते हैं कि फ्रेडरिक हीगल की रचनाएं द्वंद्वात्मक या कहना चाहिए द्वंद्ववाद के ऊपर पर्याप्त रूप से प्रकाश डालती हैं। हीगल ने लिखा है कि घटना में परिवर्तन के कारण स्वयं घटना में ही विद्यमान होते हैं। आपने माना है कि विचार का विकास वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से होता है
आप ये मानते हैं कि विचार अर्थात आत्मा का विकास ही विश्व का विकास है, ऐसा हीगल का विचार था। मार्क्स ने हीगल के इन विचारों को भौतिकवादी समाज को समझाने में या उसका अध्ययन करने में अपनाया है, और आप ये मानते हैं कि विश्व का विकास आत्मा या विचार का विकास नहीं, अपितु पदार्थ का विकास है। पदार्थ का विकास भी वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से होता है। पहले वाद उत्पन्न होता है, फिर एक पदार्थ का विरोधी रूप उत्पन्न होता है जो प्रतिवाद के रूप में आता है, और इसके बाद फिर आगे चलकर दोनों वाद और प्रतिवाद में संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो नया विचार, नया पदार्थ उत्पन्न होता है या पदार्थ का नया रूप उत्पन्न होता है, वो संवाद के रूप में होता है। यही बात हीगल मानते हैं, लेकिन आपने पदार्थ के स्थान पर आत्मा या विचार के विकास को स्वीकार किया। पहले एक नवीन विचार वाद के रूप में पैदा होता है, उसके बाद उसका एक विरोधी विचार प्रतिवाद के रूप में होता है। दोनों विचारों में एक समय विशेष में संघर्ष होता है, और संघर्ष के परिणाम स्वरूप दोनों ही विचारों के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक नया विचार उत्पन्न होता है जो संवाद के रूप में होता है। आगे चलकर संवाद पुनः वाद का रूप धारण कर लेता है, और पुनः उसका प्रतिवाद, वाद और प्रतिवाद के बीच संघर्ष होना, उस संघर्ष से उत्पन्न संवाद, ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, और इस प्रकार विश्व का विकास होता रहता है। तो मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया, वो निश्चित रूप से हीगल के द्वंद्ववाद से प्रेरित है। लेकिन जैसा कि कार्ल मार्क्स ने खुद कहा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल खड़े हो पाया, अर्थात उल्टा पाया, और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा किया, अर्थात उसे सीधा कर दिया। ये कथन निश्चित रूप से इस बात की ओर संकेत देता है कि कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचार को, हीगल के आत्मा या विचार के विकास को अस्वीकार कर पदार्थ के विकास को स्वीकार किया। इस पद्धति के अनुसार मार्क्स ने ऐतिहासिक समाजशास्त्र को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। मार्क्स के समाज के उत्पादन के तरीकों और सामाजिक संरचनाओं के परस्पर संबंधों के परिवर्तन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मार्क्स ने सामाजिक संस्थाओं के इतिहास का विकास किया। इसके साथ साथ अपने सामाजिक विश्लेषण में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का लक्ष्य रखा। तो कार्ल मार्क्स निश्चित रूप से एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। आपके विचार मौलिक थे, क्रांतिकारी थे।